पंजाब में महंगाई है, बेरोज़गारी है, बुरे हालात हैं, तो पंजाब में पे पार्टी अपनी स्पेस ढूंढ रही है, अपना कुशन ढूंढ रही है। ये बहुत आर्जी रिलीफ है। एक महीने का टाइम दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवाई गई थी वज़ीर-ए-आज़म को और वो उन्होंने मौखर कर दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अवाम खबरदार, होशियार, बल्कि हो जाएं तैयार, क्योंकि महंगाई करने जा रही है नया वार, वो भी यक न शुद्ध दो शुद्ध वाला। खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली को महंगा करने का फैसला कर लिया है। ओगरा ने पेट्रोल और CPPA ने बिजली महंगी करने की दरखास्त करती है। अब 10 से 13 रुपए तक पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की खबर है। अगले 15 दिन के लिए कितना इजाफा होता है इसका पता आज रात चल जाएगा। बिजली की कीमत में भी 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल और बिजली महंगी होने का मतलब है ज्यादा महंगाई, अवाम की ज्यादा दुहाई। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ अपनी इनिंग्स के आखिरी ओवर्स खेल रही है। अगर अब भी अवाम को रिलीफ ना दिया तो फिर अगले इलेक्शन का मैच जीतना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी रह जाने वाली मुद्दत में हुकूमत मईशत के मर्ज को कैसे दूर करेगी? उड़ती उड़ती खबर यह है कि हुकूमत ने चीन, रूस और काज़ाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला किया है। वक्फा हाल कह रहे हैं चीन से $3 अरब, रूस और काज़ाकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान है। चीन से $3 अरब का कर्ज ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिया जाएगा और काज़ाकिस्तान और रूस से मिलने वाले $2 अरब ML1 पर खर्च किए जाएंगे। सियाने कह गए हैं कि कर्ज एक मर्ज है, कर्ज से बचो। अभी IMF के कर्ज से जान छुड़ाना मुश्किल हुआ है, इस नए कर्ज की वापसी की क्या सूरत होगी? और सवाल यह भी है, अहम है कि इस कर्ज से मईशत को सहारा मिलेगा या खसारा बढ़ेगा? अवाम इन खबरों से भले परेशान हो, सियासी रहबरों को बिल्कुल फिक्र नहीं, जो सियासत का शौक फरमा रहे हैं। अब लगता है कि इमरान खान साहब पर चूंकि प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे की समरी थी वो मुस्तरद कर दी है। और कुछ अरसे के लिए तो यकीनन ये रिलीफ वाली बात है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो जिस तरह सियासत का अब खेल हो रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ और PTI के अली जैदी सिंध हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद इंतबाह कर रहे हैं कि दोनों मार्च सियासी तसादुम को चार्ज कर सकते हैं। शेख रशीद का दावा यह भी है कि अपोजिशन के 14 से 15 आदमी हुकूमत से मिले हुए हैं। सेनेट में होने वाली कानून साजी मैदान में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन की शिकस्त को देखते हुए ये बात कुछ गलत भी नहीं लगती, जिसमें उठती उंगलियां देखकर यूसुफ ज़गिलानी ने अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अपोजिशन की सफ़ों में छुपे ये रुस्तम कौन है और क्या इनके होते हुए अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक कामयाब हो सकती है या नहीं? इसी से हम आगाज़ करेंगे। अब बाबू डोगर साहब देखें, इस वक्त ब्रेकिंग चल रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अब इंटरनेशनल मार्केट में यकीनन कीमतें बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बावजूद अब इमरान खान साहब का ये मुस्तरद करना समरी, अब आगे हमने जाकर प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करनी है कि अब फिर ये जो खसारा है किस तरह से पूरा किया जाएगा। लेकिन जो सियासत में अब खसारे एक दूसरे को देने की बात हो रही है बाबू डोगर साहब, ये कौन किसके खिलाफ जो है निकल रहा है या कौन किसके खिलाफ कामयाब होगा? क्या अली जैदी साहब कामयाब होंगे या बिलावल भुट्टो साहब कामयाब होंगे? उसामा साहब, पहली बात यह है कि जो यूसुफ ज़गिलानी साहब ने जो आज ये कहा कि जनाब मैं फिर इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मुझे एक बात बताएं वो कि जनाब रात को 12 बजे इन्होंने उसको एजेंडे में शामिल किया, 1 बजे मेरे पास एजेंडे में आया, इसीलिए लेट था और मुझे पता नहीं था और ये मैं कि इसलिए आ नहीं सका। सब सारी दुनिया को पता था। अच्छा, मीडिया में ये पहले ही आना शुरू हो गया था कि ये बिल जो है ये सेनेट से पास होना ही होना। सर ये बात मौलाना फजलुर रहमान भी कहना शुरू हो गए हैं, सारी जमातें कहना शुरू हो गई हैं कि जी ये लेट था, ये साजिश की गई है, ये सब कुछ हुआ है। सिर्फ यूसुफ ज़गिलानी मैं सारा मीडिया ये कहा था, हमने अपने प्रोग्राम में भी ये कहा था कि ये बिल हर सूरत में पास होना है। जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट इत्तेहादियों से बात कर रही थी, जी इत्तेहादियों से बात करते हैं कि इस बिल को पास ना होने दें, और वहाँ पर इत्तेहादियों से बात करने की ज़रूरत क्या थी जहाँ पर सेनेट में आपकी अपनी मेजोरिटी है। तो इसका मतलब ये कि अगर इनकी हाउस में भी मेजोरिटी होती तो वहाँ से भी ये बिल पास हो जाता, ये बड़ा क्लियर है। ओह अच्छा। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो साहब दोनों में इख्तलाफात है।
फिर पार्टी जो है वो किसी सूरत में इस गवर्नमेंट को गिराना नहीं चाहती। उनको ये कि अगर ये गवर्नमेंट सर गिरती क्या है, कह रहे हैं आप? वो बिलावल तो निकल रहे हैं 27 को सर, पूरी तैयारी के साथ। समा साहब फिर पार्टी जो मेरी वहाँ बात हुई है, उनका ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट को हम गिराते तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा। मगर अगर वो गवर्नमेंट गिरती है और कल वहाँ पर इलेक्शन होती है और नून लीग सारी सीटें ले जाती है और या नून लीग गवर्नमेंट बना जाती है, तो पीपल पार्टी को क्या इसमें मिलेगा? सर ये फिर निकलना किस लिए है? सिर्फ ज़रा थोड़ा पावर शो करने के लिए बिलावल साहब वैसे निकल रहे हैं, थोड़ी गेन कर लें पंजाब से? उसामा साहब पीडीएम जो है वो उन्होंने कहा जी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर पार्टी वो भी ये साबित करना चाहती कि वो भी अपोजिशन की जमात है। उन्होंने सिंध से वोट लेने हैं। पंजाब में महंगाई है, बेरोज़गारी है, बुरे हालात हैं, तो पंजाब में फिर पार्टी अपनी स्पेस ढूंढ रही है, अपना कुशन ढूंढ रही है। पीडीएम जो है वो भी ये जोर लगा रही कि अपोजिशन के आगे जो इलेक्शन होने हैं तो उनको उसमें से कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले, एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डाले और उनसे कोई बेहतर डील कर ले। तो फिर पार्टी इस रेस में क्यों पीछे रहेगी? वो भी एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डाल रही है, उसका भी कोशिश है कि उसको इस गेम में क्या हिस्सा मिलता है। पंजाब में जो स्पेस है उस स्पेस को किस तरह से काबू करना है। अगर पंजाब के जो लोग हैं वो भी पार्टी के साथ से पीटीआई की परफॉर्मेंस जो है उससे मायूस हैं, तो उनको मुतबादल ऑप्शन के तौर पर पार्टी जो है वो स्पेस अपनी लेना चाह रही है। खासतौर पर साउथ पंजाब में वो अपनी स्पेस लेना चाह रही है। तो तमाम पोलिटिकल पार्टी जो है वो स्पेस भी लेना चाह रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर भी डाल रही हैं, ये असल दबाव भी डाल रही हैं कि अगर अगले सेटअप में, अगले इलेक्शन में उनको उसमें क्या मिलता है। सही है। तो उसामा साहब अभी तो एस्टेब्लिशमेंट सभी के साथ खेल रही है, फिर पार्टी के साथ भी डायलॉग कर रही है, नून लीग के साथ भी डायलॉग कर रही है, फजलुर रहमान साहब के साथ भी डायलॉग कर रही है, लेकिन कोई पता नहीं कि किसको क्या मिलना है। अच्छा, जो जिस तरह से बिल पास हो रहे हैं, ये जो आर्मी चीफ इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की, ये भी इतला आता है कि वो जो एक पेज फटा हुआ था वो कुछ बेहतर हुआ है। अच्छा, तो आगे चल के हो सकता है कि मजीद बेहतरी उसमें चलें आगे चलते हैं। शामुद कुरैशी साहब मौजूदा सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं। गुलाम रज़ा साहब, ये तो ऐसे है कि हुकूमत खुद जैसे तसादुम का बता रही है, तो क्या ज़रूरत है इनको फिर इस तरह करने की? जिस तरह बाबर साहब कह रहे हैं कि कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, बिलावल साहब ने कौन सा हुकूमत गिरानी है, तो फिर ये खुद हुकूमत ख़तरा क्यों पैदा कर रही है तसादुम का? शाह मोहम्मद कुरैशी साहब बता रहे हैं बुनियादी तौर पे बिलावल साहब को कि वहाँ आपके साथ कुछ इस तरह का भी हो सकता है। अली जैदी साहब वहाँ पे मौजूद होंगे और लेकिन आपने देखा कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, उन्होंने भी यही बात की कि वहाँ दस्त पंजा हो सकता है। यानी कि जो एक ऐसा जिसको हम कभी कहते थे कि ये रियल खेल नहीं है, वो उसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुफिया तौर पे या जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वाज़े तौर पे हुकूमत की एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। और गुज़िश्ता जितने बिल्स पास हुए हैं, आप चेयरमैन सेनेट के नए इंतखाब से लेके अभी तक की जब सूरत हाल को आप देखें तो आपको ये नज़र आता है कि तमाम के तमाम बिल्स, तमाम की तमाम सहूलतकारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है और फिर कोई ना कोई ऐसा कज़िया खड़ा कर दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जी हम अब जुलूस निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल रहे हैं और अब लेकिन आप पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम दे रहे हैं गुलाम साहब मुकाबला करने की। फजलुर रहमान साहब ने भी वही बात की है, यूसुफ ज़गलानी की है कि जी 11 बजे रात को एजेंडा, नून लीग इस तरह की बात कर रही है, वो तो इनका साथ दे रहे हैं। अब अंदर की बात यह है कि शेख रशीद साहब अंदर की कुछ बात बता रहे हैं, वो तो 14-15 लोग कह रहे हैं जी हमारे साथ हैं अंदर से। जरा सुनिए शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं। वो सर पहले देखते हैं शेख रशीद साहब, उस पर कमेंट कीजिएगा। ये बाबर डोगर साहब और शेख रशीद साहब की दोनों की पेशगोई सही साबित हुई है। गुलाम रज़ा साहब, दिलावर खान ग्रुप देखें 6 लोग तो उनके साथ हैं दिलावर खान ग्रुप के, और इसी तरह से 1-2 फाटा से हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी। फिर हमने वो उस दिन तो ये भी देखा कि JUI फजलुर रहमान ग्रुप का जो तला सेंटर तला महमूद थे वो भी नहीं उस दिन हाज़िर हुए, वो भी नहीं मौजूद थे, मुशाहिद सैयद भी नहीं थे। अगर तो आप कंसेप्चुअली आप जिम्मेदारी डालना चाहें तो सारी अपोजिशन को भी, वो 2 बीमार थे, एक मुशाहिद सैयद साहब और नुज़र सादक साहब, तो ये जिम्मेदारी हम डाल सकते हैं तमाम अपोजिशन के ऊपर। लेकिन ये बात तो तय है कि इसी कानून की
कौमी असम्बली से मंजूरी के वक्त भी इसी तरह से किया गया था कि रात को एजेंडे में शामिल किया गया और जुमे का ही रोज़ था। और अमूमी तौर पे देखा जाता है कि जुमे के दिन बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने गांव देहात की जानिब सफर। मुर्जा साहब एक मिनट मुर्जा साहब मेरी एक बात सुने, इतना सादा चीज नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, सारे पाकिस्तान के मीडिया में ये आ चुका था कि गवर्नमेंट ने पीर तक ये बिल पास हर सूरत में करवाना है। IMF ने चढ़ाई की हुई थी, IMF से टाइम मांगा गया था और ये क्लियर था कि ये हफ्ता या पीर वाले दिन बिल पास होना है। तो फिर इसमें ऐसी कौन सी साइंस है? ये 12 बजे किया, 11 बजे किया। गुलाम साहब इस पर बात मुकम्मल कर लें, फिर एक मैंने सवाल करना है और अगली खबर पर भी जाना है जल्दी से। एजेंडा आइटम्स देखें, ये एक तरीकाकार तो होता है कि एजेंडा आइटम्स आप तो शाम में एजेंडा आता है हर रोज़ की तरह, शाम 6 बजे 5 बजे एजेंडा जारी होता है, 7 बजे होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अब रात को 1 बजे एजेंडा आप तरमीम शुदा एजेंडा आप दे रहे हैं और उसमें आप रख रहे हैं, तो वाक़तन ये लेम एक्सक्यूज़ इसको कह सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन हैं एक्सक्यूज़। अच्छा। ये एक्सक्यूज़ हैं सही। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि चेयरमैन सेनेट जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं उनको वोट डालना पड़ गया। अब अगर यूसुफ गिलानी साहब उस दिन मौजूद होते तो अल्टीमेटली फिर दोबारा टाई हो जाता, चेयरमैन का वोट उधर चल जाता, अपोजिशन लीडर को इधर डालना पड़ता। तो ये कम से कम एक मुश्किल मरहला ज़रूर था हुकूमत के लिए, जिसको हल किया गया है। सर अगली खबर भी बड़ी अहम है, उस पर हमें बात करनी है रावी मंसूबे के हवाले से। ये बताएं कि अगर ये नूरा कुश्ती है, पीपल्स पार्टी साथ मिली हुई है, बाबर डोगर साहब भी कह रहे हैं, तो फिर ये तसादुम की कैफियत क्यों? क्या ज़रूरत है PTI को सिंध हुकूमत के खिलाफ निकलने की, सिंध हुकूमत को पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ के खिलाफ निकलने की? फिर इस नूरा कुश्ती की क्या ज़रूरत है? नूरा कुश्ती में ही तो इस तरह के मुकाबले और इस तरह की बयानबाजियाँ की जाती हैं ताकि जो पब्लिक है उनको बताया जाए कि हम तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा। अवाम में वो तासुर ना उभरे कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन गई है। ये तो आपने तो ये देखा है कि जरदारी साहब ने जिस दिन से पॉलिटिक्स शुरू की है उनकी पॉलिटिक्स मसलतों का शिकार है। हमेशा वो मसालत की बात करते हुए अपने जो उनके अपने होते हैं अहदाफ उनको वो हासिल करते हैं, वो अपने नताइज हासिल करते हैं जिस तरह से भी करते हैं, लेकिन उसमें बात ये की जाती है कि जी हम मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं, हम मुसालियत की सियासत कर रहे हैं। लेकिन अगर बराह रास्त देखा जाए तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो तहरीक इंसाफ भी दिखा रही है कि मुकाबला खूब है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं आपकी नज़र में, और वो भी दूसरी तरफ से उनको भी पता है कि हमें कौन सहूलत फराहम कर रहा है, इसलिए वो भी इसी तरह का माहौल गर्म रखना चाहते हैं ताकि अवाम को फर्दर जो लोग हैं उनको बेवकूफ़। ये नूरा कुश्ती का ये सियासी तौर पर इस्तेमाल खैर इमरान खान साहब ने शुरू किया था और अब वो भी इसमें लगे हुए हैं। एक और मामला जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब है दिल के और जिसको वो एक अपना ख्वाब करार देते हैं, कोई नहीं कर सका पाकिस्तान में सिवाय एक इस्लामाबाद शहर बना, उसके बाद कोई नया शहर पाकिस्तान में प्लान्ड शहर कभी नहीं बन सका। अब रावी अर्बन डेवलपमेंट का एक मंसूबा आया, उस पर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसको बिल्कुल ही कदम सर चीज़ ख़त्म, उनका कोई चीज़ नहीं। फिर भागे भागे गए इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ से रिलीफ मिला। लेकिन बाबर साहब जो इसमें हैरान कुन बात है, रिलीफ मिल गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि चलें जी जहाँ जहाँ ज़मीनों के पैसे दिए जा चुके हैं उधर आप काम जारी रख सकते हैं। लेकिन जो सरजनिश हुई है, जो वहाँ पर कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, शर्म आती है। यानी कप्तान साहब ने जो टीम रखी हुई है, आप सोचें कि वहाँ जा रहे हैं उनको पता ही नहीं कि केस क्या है। इतना बड़ा $20 अरब का जिसको इमरान खान साहब मंसूबा कहते हैं, जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया खिलाफ, उसके बाद इमरान खान साहब अपनी टीम के साथ जाते हैं, वहाँ पर पूरे मीडिया में दिखाया जाता है कि जनाब ये कोई सोसाइटी नहीं बन रही, एक मंसूबा है, बड़ा ज़रूरी है वरना तबाही हो जाएगी, माहौल की भी, आबादी किधर जाएगी, सब कुछ उन्होंने इमरान खान साहब को खुद जाकर करना पड़ता है और दिखाना प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, हाई कोर्ट के अहकामात हैं उसके खिलाफ जाकर वहाँ पर वो बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, इतना कुछ स्टेक पे लगा रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई आप बताएं तो सही कि गलत क्या था हाई कोर्ट के फैसले में, और आए बाएं किसी को पता ही नहीं है। यानी हुकूमती टीम की इतनी तक नाहली कहे नालायक की तैयारी ही नहीं है, इसको आप क्या कहेंगे बाबर साहब? साहब ये तो अब एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब या उनकी जो टीम थी, मेरा मतलब वो जब वहाँ पर गई और जो आर्गूमेंट दे रहे थे और बार बार उनको लुकमे दिए जा रहे थे, वकील को लुकमे दिए जा रहे थे, वकील की अपनी तैयारी नहीं थी, जजेस जो हैं वो उस पर नाराज़ हो गए कि ना आपने केस तैयार ही नहीं किया।
लेकिन उसामा साहब जो सबसे अहम चीज़ है, जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिटेल जजमेंट दी थी उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि किस तरीके से लाहौर की ज़रई ज़मीन, लाहौर और शेखुपुरा की लाहौर डिवीज़न की जो ज़रई ज़मीन है उसको, सारी ज़रई ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है, ग्रीन एरियाज़ को ख़त्म किया जा रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब जो बार बार आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करते हैं, लाहौर में वो बड़ा दुख के साथ कहते हैं कि जी लाहौर इस तरह का हुआ करता था, उस तरह का हुआ करता था, लाहौर में अब पोल्यूशन है, स्मोग है और बीमारियां फैल रही हैं। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो लाहौर की सारा ग्रीन एरिया खा गई। और दूसरी तरफ आप लाहौर की 1.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है उसको वो सारी, मतलब ये सारा लाहौर का सबर्बन एरिया है, ये सारा एग्रीकल्चर एरिया है, यहाँ पर सारे लाहौर को सब्जी, लाहौर की सब्जी और ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती हैं। आप वो सारा ग्रीन एरिया ख़त्म करके वहाँ पर रावी अर्बन डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, वहाँ पर आप नया शहर बसाने जा रहे हैं, ग्रीन एरिया को लाहौर का ग्रीन एरिया को खत्म करके। लेकिन मैं आपकी तरफ दोबारा हूँ। अब गुलाम साहब, ये जो बाबर साहब का आर्गूमेंट है ये एनवायरमेंटलिस्ट का आर्गूमेंट है, मेरा भी आर्गूमेंट है, मगर इसका एक काउंटर भी है। इसको लाहौर हाई कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी तो यानी हुक्म तो भी दे दिया, फैसला नहीं, अभी तो उन्होंने यानी वो मुअत्तल कर दिया है हाई कोर्ट का फैसला। तो गुलाम साहब, अगर नया शहर बनाना है तो किस जगह बनाया जाए? अब बंजर जमीन कहीं ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ जाएंगे? लाहौर के इर्द तो सब ग्रीन एरिया आता है। अब इसी इमरान खान साहब ने कहा ये सोसाइटी नया शहर है। इस्लामाबाद भी जब बना था तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतना वहाँ तो जंगलात ही होंगे जितना आज भी ग्रीन है। इस्लामाबाद शहर शायद पाकिस्तान का सबसे ग्रीन शहर वो रह गया। तो जब नया शहर बनेगा वो कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करने पड़ेंगे, इसलिए कि कहीं बेहंगम फिर बढ़ता ही ना चला जाए कहीं, तो एक नया शहर बना दें ताकि उसको फिर आप वर्टिकल ग्रोथ दे सकें। एक सोसाइटी में एक पूरा शहर बनाया जाए। जो इस फैसले की सूरत हाल है, अगर इसको हम देखें कि हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि ये जो बुनियादी हकूक़ हैं इंसानी, उनकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ज़रई रकबा जात को आप हासिल कर रहे हैं और रेट्स भी दे रहे हैं, ग्रीन इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होंगे और उसके साथ इसको बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादम करार दिया। फिर इनका लेआउट प्लान, फिर इनका मास्टर प्लान, फिर इनकी एग्जीक्यूशन, फिर कर्ज़े, किसी भी मामले में शफाफियत वहाँ सामने नहीं आई। अब आप देखें कि 25 को फ़ैसला आया, 27 को इसकी जो कॉपी थी वो बाहर आई और 28 को ये इधर इसको सुप्रीम कोर्ट फाइल कर दिया गया और आज 31 को हमने ये देखा कि अदलिया इनसे पूछ रही थी कि आप बताएं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ लिखी है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में जिसको आपने चैलेंज किया है। नोबडी नोज़, सारी की सारी हुकूमती टीम को ये नहीं पता था। और उसके बाद ये भी पूछा गया, रोडा वाले से पूछा गया जो कि उनके लॉयर थे, उनसे कहा गया कि आपने किस चीज़ को बुनियाद बनाकर आपने ये फ़ैसला, यानी ना बेंच मुतमिन हुआ, उसके बावजूद रिलीफ दे दिया। इन्होंने फ़ैसले नहीं पढ़ा पूरी टीम ने। अब बात ये है कि फ़ैसला भी नहीं पड़ा तो फिर आप ये देखें कि 3 रोज़ पहले वज़ीर आज़म साहब भी लाहौर गए थे। उन्होंने एक मीटिंग में वहाँ पे ये कहा कि आप इसका रिव्यू फ़ाइल करें, इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा। तो इसी वजह से शायद किसी ने पढ़ा ही नहीं और उन्होंने फ़ाइल किया और उनको रिलीफ मिल गया। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूँ, एक बतौर तालिब इल्म कानून के आइन के, ये बहुत आर्जी रिलीफ है। 1 महीने का टाइम दिया गया है। इस महीने के अंदर वो उन्होंने वजूहात देनी है कि क्यों आपको ये फैसला नामंजूर है। साहब जो तो तैयारी नजर आई, अगर ऐसा ही हुआ, महीना क्या साल दे दे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने ये भी देखना है कि ये केस हमने वापस रेफर बैक करना है लाहौर हाई कोर्ट को या हमने कुछ सुनना है। अभी तो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो भी सेटल होनी है। जी जी, मैं ये उसी तरफ ही आ रहा हूँ क्योंकि ये पंजाब का केस है, लाहौर हाई कोर्ट और रावी अर्बन डेवलपमेंट, तो इसमें साहिब राय जो है वो हाई कोर्ट लाहौर की ही होगी। अच्छा, ये इसमें ऐसे मैटर्स में एपलेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती। बाबर साहब लाहौर से, पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से वाकिफ हैं। सर, इसमें क्या किया जा सकता है बाबर साहब आपकी नज़र में कि एक नया शहर अब किस तरह से, ये तो हमें भी पता है वरना कराची तो नहीं बनने देना अब लाहौर को, पहले ही बन चुका है,
तो आगे बढ़ती गई सोसाइटीज़ की इजाज़त दी जाती गई, फिर वो एक नया नक्शा बनाया शहबाज शरीफ साहब ने, चले अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जनाब एक डिफ़ाइन कर दिया कि जी लाहौर इससे अब आगे नहीं फैल सकता, ये ग्रीन एरिया वो सब कुछ, अगरचे उसकी भी खिलाफ वर्जियाँ सुना होती हैं। तो किस तरह से होना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए कि कहाँ ऐसा है, चले और ज़्यादा दूर चले जाएँ, बिल्कुल करीब ना हो रावी के किसी ऐसी जगह पर जहाँ ज़मीन ढूंढें कि काफ़ी हद तक बंजर नज़र आए या आबादी नहीं है, किस तरह से हो सकता है? उसामा साहब, होना तो ये चाहिए था कि पहले लाहौर को रेगुलेट किया जाता। अब इमरान खान एक तरफ तो लाहौर में बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई, LDA में हज़ारों के हिसाब से नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और लाहौर धड़ाधड़ फैली जा रहा है और कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है। अगर आप देखेंगे LDA के लॉज को देखें और लाहौर में हाउसिंग सोसाइटी देखें तो आपको पता चलेगा कई सौ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो इलीगल बनाई गई हैं और उनका वो बिल्कुल सारे लॉज और बायलॉज की वायलेशन है। अब इशू ये था कि लाहौर में पानी का इशू है, पानी रिचार्ज नहीं हो रहा, दरिया रावी जो है वो खाली पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। तो शहबाज शरीफ के दौर में भी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था कि यहाँ पर एक झील, बल्कि ये तो पिछले 20 साल से कि लाहौर के इर्द गिर्द जो दरिया सूख चुका है और यहाँ पर एक झील होनी चाहिए और एक बड़ी झील होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब उसकी फिजिबिलिटी बनी तो शहबाज शरीफ साहब को जब वो सारी उस पर ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह से लाहौर में एक बड़ी झील बना के वहाँ पर पानी को रिचार्ज किया जा सकता है, तो उन्होंने जनाब वो LDA पे बरस पड़े कि जनाब आपको मैंने कहा कि वो चीज़ें जो ऊपर चलती हुई नजर आए उस तरह की ब्रीफिंग लेके आए, ये आप ज़मीन के नीचे वाली चीज़ों को मेरे सामने ले आते हैं, मुझे ये इसको कौन देखेगा, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब बजाय इसके कि लाहौर में झील बनाते, खान साहब एक नया शहर बनाने चल पड़े हैं कि जनाब 48 किलोमीटर 50 किलोमीटर का शहर होगा, उसमें एक सरमायादार दोस्त जो हैं वो सारे अरबपति लोग जो हैं उनका एक कार्टल बना दिया गया है। वो जनाब 1.5 करोड़ रुपए का जो एकड़ है वो सेक्शन 4 लगा के 70 लाख रुपए का खरीदा जा रहा है। बेचारे जो गरीब किसान हैं उनसे उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनके गांव ख़त्म किए जा रहे हैं, उनके आबाई घर ख़त्म किए जा रहे हैं। उसामा साहब, सिंपल सी बात थी कि यार लाहौर तो पहले फैली जा रहा है, आपने जो लाहौर की साइड पे फैल रहा है ये तो इतनी गलत हाउसिंग सोसाइटी ने, उन पे एक्शन लें, उधर उसको एक तरतीब प्लानिंग के साथ लाहौर को आगे लेके चलते हैं, उस पर कोई फोकस ही नहीं है। वहाँ पे लैंड माफिया जो है अंधाधंध खरबों रुपया कमा गया, उनको भी आपने कमा दिया। अब आपके यार दोस्त हैं उनको ओबलाइज किया जा रहा है। आपका जो प्रोजेक्ट था, जो बेसिक प्रोजेक्ट है कि वहाँ पर झील बनानी है, ठीक है, वो उसकी ब्रेक के बाद बात करेंगे। जमात इस्लामी के बाद अब PSP भी मैदान में आ गई है और वो कराची में उसने भी अब धरना दे दिया है और कह रहे हैं कि जनाब अब हमारी बातें भी मानो। ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। अब पता चला। PTI भी कह रही है कि जनाब हम भरपूर तहरीक चलाएंगे, सिंध में बल्दियाती जो निज़ाम लाया जा रहा है उससे वो बिल्कुल मुतमईन नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि अभी तो जमात इस्लामी से मामला तय पाया और उनका धरना ख़त्म हुआ, यौम तशक्कुर भी हो गया। अब पाक सरजमीन पार्टी भी बीच में आ गई है, उन्होंने भी धरना दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वो बिस्तर के साथ बच्चों के साथ पहुँच गए हैं, वो भी अब धरना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम बात की लेकिन हमारी बात मानी नहीं। अब तहरीक इंसाफ अलग से है, जमात इस्लामी चले मान भी गई, इसके अलावा और बहुत सी जमातें भी, तो नून लीग है। तो क्या गुलाम मुर्तज़ा साहब अब पीपल्स पार्टी को सबसे अलग अलग बात करनी पड़ेगी या बेहतर ये है कि एक ही दफ़ा कोई इजलास सारी अपोजिशन का बुलाकर उनसे एक ही दफ़ा को मुज़ाकरात को बातचीत की जाए? अब तो अभी देखें वज़ीर आला सिंध तो अभी कह रहे हैं कि जी ये गलती हो गई, हमने बड़ी जल्दी कर दी, हमने तो पहले ही इस पर ज़रा डिलिब्रेशंस करनी थी, जल्दी में कानून बनाया, हमने तब्दीलियाँ पहले ही करनी थी। तो एक दफ़ा ही सबको बिठाकर तब्दीली करवा लें या आप धरनों की किस्तवार हम एक सीरीज़ देखेंगे? देखिए, अच्छी बात आपने की है कि इन सबको बुला लिया जाए और मुशावरती अमल में शामिल किया जाए और जो जिस पार्टी ने अपनी तरामीम देनी है वो अपनी तरामीम दे दें और डिस्कस कर लें और उसके बाद इसको सिंध असम्बली से मंजूर करवा लिया जाए। लेकिन वही बात है कि हुकूमत सिंध भी चाहती है कि थोड़ी बहुत रौनक लगी रहे वहाँ पे। अच्छा। और दीगर जो इश्यूज़ हैं उनसे नज़र जो है वो बचाए रखें। और आपने ये देखा है कि कोविड का भी बहुत बड़ा मसला था, उसके साथ आप जानते हैं कि दीगर मसाइल भी सर खोल के खड़े हैं, कराची शहर के भी, अर्बन एरियाज़ के भी और रूरल सिंध के भी। तो इन सारी चीज़ों में पहले 20-25 दिन जमात इस्लामी ने निकाल दिए, अब पाक सरजमीन पार्टी है, फिर आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि अली जैदी साहब भी एक्टिव हुए हैं,
वो भी अंदरूनी सिंध से निकलने की बात कर रहे हैं। तो ये इसी तरह से आंख मचोली जो है वो जारी रहेगी। इस दौरान में कुछ तरामीम जो पीपल्स पार्टी पहले ही कह रही है कि वो करेगी जी। तो वो इन सब के साथ कमिटमेंट कर रही है, लेकिन अंदर की जो एक बात एक जुमले में मैं आपको बताऊं ज़रूर कि तमाम पार्टियां अपना अपना हिस्सा बल्दियाती इंतखाब में हासिल करने के लिए बातचीत कर रही हैं कि हमें फेयर प्ले दिया जाए, हमें फलां जगह पे सीट एडजस्टमेंट की हवाले से बात हो रही है, और उसके साथ साथ ये भी है कि बल्दियाती इंतखाबात में आप जो फाइनल करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, तो कराची के हवाले से पाक सरजमीन पार्टी को भी मद्देनज़र रखा जाए MQM के साथ साथ, और जमात इस्लामी को भी मद्देनज़र रखा जाए। PTI तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पॉलिटिकली। बिल्कुल ठीक है। PTI है, नून लीग है, अवामी नेशनल पार्टी का भी एक दौर में बड़ा वोट बैंक रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी क्लेम करते हैं। तो बाबर साहब, ये जिस पार्टी ने 18वीं तरमीम दी, यानी वो सबसे बड़ा पीपल्स पार्टी से आप पूछे कि जी आपकी 5 साल कारकर्दगी विफाक में क्या रही 2008 से 13 तक, वो कहते हैं जी 18वीं तरमीम हमने देखें, सूबों को हमने इख्तियारात दे दिए, सूबों को हमने विफाक को मजबूत कर दिया, सूबों को इख्तियारात दे दिए। अब वो इख्तियारात दिए आज तक जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि गवर्नर साहब खैबर पख्तूनख्वा के वो कह रहे हैं सदारती निज़ाम ही हल है इस मुल्क में। वहाँ के वज़रा कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जी सदारती निज़ाम हल है। इमरान खान साहब भी अपनी टीम के लोग कह रहे हैं जी सदारती निज़ाम हल है, अगरचे हमारा इसका कोई एजेंडा नहीं है। तो वो बातें ये कर रहे हैं पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ है कि नहीं देखिए हमने सूबों को इख्तियारात दिए, सूबों को इख्तियार आगे इख्तियारात किसने देने हैं, मजीद वो नहीं दे रहे। मगर अब जमात इस्लामी से अगर बात होगी भी तो MQM रहती है, दीगर जमातें रहती हैं, ये किस तरह से सारा कुछ पीपल्स पार्टी समेट पाएगी? उसामा साहब, जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं ये आपस में कराची की लड़ाई लड़ रही हैं। असल चीज़ ये है, ये सारी कराची सिर्फ तक कराची महदूद या पूरे सिंध में? मुझे एक बात बताएं, बल्दियाती बाकी सर जी मुझे एक बात बताएं कि मेन PSP का रोल कराची तक महदूद है, MQM का रोल कराची तक महदूद है, PTI का रोल कराची तक महदूद है, जमात इस्लामी का रोल कराची तक महदूद है। बाकी इनकी बाकी सिंध के अजला में कहाँ प्रेजेंस है? मुझे ये बताएं कि इनमें से कोई एक ऐसी पार्टी जिसने आज तक इंटीरियर सिंध से कोई एक सीट भी जीती हो? चले कोई एक किसी एक का नाम ले लें, PTI है, MQM है, सर बस यही है ना। जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग है वहाँ तक उनकी मार थी, और वो भी अब वो नहीं है। तो सब जो है वो कराची से अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं। कराची में कि बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो कराची में किसको कितना हिस्सा मिलता है। तो जाहिर बात है कि अब MQM जो है वो अपनी रिवाइवल चाह रही है, वो चाह रही है कि वो ये साबित करे कि सिंध की अपोजिशन पार्टी वो है। PTI जो है वो अपनी सर्वाइवल चाहती है। PTI में फैसल बाड़ा जैसे सीट हारे हैं, और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे MQM PTI आई है। तो अब वो भी चाह रहे हैं कि वो ये साबित करें कि फिर पार्टी की नाकी सबसे बड़ी वो है, और वो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस चाह रही है। जमात इस्लामी जो है वो अपनी रिवाइवल चाह रही है, और सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो ये समझती हैं कि कराची में पॉलिटिकल वैक्यूम है और हर कोई अपनी अपनी जगह बनाना चाह रहा है। साहब फेडरल गवर्नमेंट में भी बेतहाशा बिल ऐसे हैं जिसमें असम्बली को बुलडोज कर दिया गया, सेनेट को बुलडोज किया गया। ऐसे ऐसे बिल पास हुए जो नैब का बिल जिसमें अपोजिशन को शदीद रिजर्वेशन थी, सब कुछ था, जॉइंट सेशन में बुला के किए गए। उस वक्त तो किसी पार्टी ने एहतजाज नहीं किया। यही पार्टियां जो थी MQM और ये वो सारी ये गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई थी। बल्दियाती इलेक्शन में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी मगर ना इनको इख्तियारात, वो कहते हैं इख्तियारात ही नहीं, वहाँ तो चलें और बात है, नैब वो एक फेडरल का है, वो कहते हैं यहाँ कराची को तो इख्तियारात दें। अभी जिस तरह जमात इस्लामी ने धरना देकर ये बात मनवाई काफ़ी हद तक। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, मैं आज तक हमेशा मैं ये देखता रहा हूँ कि जो फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है अगर उससे उलट वहाँ पर आ जाए, मुखालिफ पार्टी की लोकल गवर्नमेंट आ जाए किसी भी ज़िले में, उसको कोई इख्तियार आज तक ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है, ना ही पहले दिया ना अब दे। सर अभी KP में देख लें, मेयर पेशावर और दीगर जगहों पर किस तरह बुरी तरह हारी है तहरीक इंसाफ। क्या हारी है ना, वापस ले लेगी? तो सर मुझे एक बात बताएं, जब मेयर वहाँ पर JUI का काम करेगा और ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी वो PTI की होगी, मैं देखूंगा कि उसको क्या इख्तियार मिलता है। लाहौर में भी तो यहाँ पे भी तो रिवाइव हो गई थी ना लोकल गवर्नमेंट नून लीग की, कर्नल मुबशर साहब जब मेयर लाहौर दोबारा रिवाइव हुए
तो कौन सा अख्तियार पीटीआई ने उनको दिया? सर वैसे वो माज़रत भी साहब तो रोते- सर नून लीग के अपने दौर में भी कुछ नहीं था। तो बस सर मैं यही तो कह रहा हूँ वो कि तो- ये चीजें अनरियलिस्टिक हैं अख्तियारात अच्छा। वाली। ये नहीं हो सकता कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट और पीपल पार्टी सारे अख्तियार मेरे कराची को दे दे और कहे कि जी जा जो मर्जी कर। ये ना आज तक ना पीटीआई ने आज तक किया, ना ये नून सर लीग ने फिर- किया, ना पीपल पार्टी ने किया, तो- ना ये एमक्यूएम ने करना। गुलाम रज़ा तो साहब- ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है अच्छा। मेरे नजदीक। इससे फिर ज्यादा इसी कुछ वजह से नहीं है। पाकिस्तान में डिक्टेटर्स जो हैं वो सरवाइव कर गए 10-10 साल 12-12 साल कि वो इस तरह से काम कर देते थे, लोकल लेवल पर इख्तियारात देकर सबको खुश कर इसलिए देते कि उन्होंने सूबाई असम्बली और कौमी असम्बलियां जो थी उनको दबा के रखना होना था ना। ये उनकी सारी बहरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी थी उनकी एक सोच तो थी। तो ये इसका मतलब है जब जमहूरियत आती है तो वो सारे डिक्टेटर बन जाते हैं अपनी अपनी सतह पर। गुलाम रज़ा साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हम डिक्टेटर्स के हवाले से बात देखें तो उस वक्त में तमाम जो बल्दियाती इदारे होते हैं वहाँ ग्रास रूट लेवल तक वहाँ पहुँचाने की कोशिश की जाती है इख्तियार। और जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, उन्होंने कैनेडियन जो डेमोक्रेसी थी और सर वो फिर कराची में उन्होंने डेवलपमेंट apply भी किया सबसे ज्यादा यहाँ पे। उसी दौर में हुई है, नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम जी, और फिर मुस्तफा development- कमाल का दौर। जी, डेवलपमेंट होती रही इसी तरह से, लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि कहने को तो ये डेवलपमेंट होती है, लेकिन अंदरून खाना आपकी तमाम जो फैब्रिक होता है आपका सोसाइटी का वो खराब हो टूट फूट का शिकार हो जाता है। आप ये देखें कि सोशल फैब्रिक आपका इन तमाम अदवार में वो ख़त्म हो गया। यहाँ सिर्फ बात इसकी नहीं होती, पॉलिटिकल फैब्रिक आपका ख़त्म हो गया इन अदवार की वजह से। अभी आप देखें, अभी कोई मिसाली पॉलिटिक्स आपको गुज़िश्ता 3 साल में किसी भी सियासी जमात की तरफ से आपको होती अच्छा, हुई अब नजर हल आ क्या है रही गुलाम रज़ा साहब? ये सारी कराची की का सारी कराची का सियासत- मसले का हल क्या है? आपको लगता है जिस तरह बाबर साहब तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कराची- कभी भी नहीं मानेगी उसकी, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए मुमकिन ही नहीं हो पाता। जैसा अभी पता लग जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में कि जब कानून मौजूद है, अलीमीन गंडापुर साहब तो इलेक्शंस के दौरान कहते रहे कि जी अगर हमारे अलावा किसी को बनाया तो हम तो वहाँ पर देंगे नहीं, फंड्स ही नहीं देंगे। तो पता तो लग जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में क्या सर, इमरान पता खान से फंड उसामा देते नहीं। साहब लाहौर में देखिए, नून लीग का जो था, political revival नून जो लीग की है, लोकल गवर्नमेंट थी, नून लीग का मेयर था। सर, वो- पहले तो इन्होंने उनके वहां पे उन्होंने कहा जी, एडमिनिस्ट्रेटर कानून लगा ही दिए। उनका नहीं था ना। जब हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद कौन सा अख्तियार इन्होंने उनको दिया है? ठीक है। 1 रुपए का उनको डेवलपमेंट का बजट नहीं दिया। तो ये आप किस दुनिया में रह रहे हैं? अगर वहां पे अगर JUI का बंदा जीत गया तो उसको अगर 1 KP रुपए में का भी भी यही फंड किया। दे दिया, मुझे पकड़ लीजिएगा। नहीं तो आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी भी यही करेगी, जो मर्जी कर लेंगे, सिर्फ ऐसी बातचीत होती रहेगी, धरने होते रहेंगे, लेकिन इख्तियार नहीं दिया जाएगा? सर अगर इख्तियार दे भी दिया तो उसके बावजूद अगर कोई फंड रिलीज किया तो मुझे पकड़ गुलाम लीजिएगा। रज़ा साहब और देखिए, बाबर डोगर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने अगर फंड्स जो हैं वो आम जो गली मोरी के नुमाइंदे हैं उनको जारी करके काम करवाना है, तो फिर उनके MPs क्या करेंगे और पीपल्स पार्टी खुद क्या करेगी? वो खुद कहाँ से फंड्स जो हैं वो देगी? तो वो ये जब तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट रहेगी सिंध में, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फिर भी आएगी तो वो यही लैतो लाल से काम लेते रहेंगे, कभी कुछ दे दिया कभी ना दिया। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी के हवाले से उनमें अब ये थोड़ा सा पाया जाता है कि उन्होंने इग्नोर किया है पिछले 10 सालों में। तो शायद वो अब आने वाले जो फंड्स होंगे उसमें खुद बेशक काम करें, लेकिन कराची में काम उनकी करवाने की नीयत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हाँ, अगर दिहाइयों के उनका बाद अपना सब गया, अगर उनका अपना बंदा जीत गया, अगर उनका बंदा ना जीता तो ये पार्टी कभी फंड नहीं देगी, ये मुझसे लिखवा लें। विफाक की तरफ से आकर फंड जनाब एक ग्रीन लाइन तो हुआ और कराची वाले कम से कम उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फिर यही हुआ करेगा कि इस तरह के कोई डायरेक्ट मनसूबे लाने पड़ेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। चलें, मौखर किया गया पेट्रोल की कीमतों को, लेकिन बिजली का क्या होगा? और ये भी मौखर है, ये नहीं है कि जी बिजली कीमत और पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ाई ही नहीं जाएंगी। इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवाई गई थी वज़ीर-ए-आज़म को और वो उन्होंने मौखर कर दी है। और वो कह रहे हैं कि ये बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। शहबाज गिल साहब भी मैदान में आ गए। वो कहते हैं जी देखें, वज़ीर-ए-आज़म को बहुत ज़्यादा ख्याल है और इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसको मौखर किया गया है। लेकिन अब ये मौखर का लफ्ज़ है और पहले भी इस तरह हुआ था कि इमरान खान साहब ने कहा जी नहीं बढ़ाएंगे, शायद कोई 7 रुपये उस वक्त कहा गया था, लेकिन 3-4 दिन बाद की बस हो गई थी, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इतना ज़्यादा खसारा
टैक्स सबसे आसान इकट्ठा करना, इससे ज़्यादा आसान पाकिस्तान में तारीख़ में कभी नहीं रहा कि आप पेट्रोल पर टैक्स लगा दें और वो कीमतों का जितना भी इजाफा है वो लोगों तक ले जाएं और वहाँ से आपकी कमाई हो जाए। फिर भी चोरी वगैरह होती है लेकिन इतना नहीं। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये कब तक के लिए आपको लगता है कि ये मौखर हुआ है? अल्लाह करे कि ये मौखर है, हम दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस तो बढ़ी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो हम फैक्ट है, उसको हम जुटला नहीं सकते। और 4 रुपए का आप लिख कर दे चुके हैं IMF को कि जी हम बढ़ाएंगे हर महीने पेट्रोलियम लेवी, 2.5 रुपए के लगभग है GST, उसमें कितनी कमी कर देंगे? मैं यही बात करने लगा था कि हमने शौकत तरीन साहब को हम माने या वज़ीर-ए-आज़म साहब को माने, मौखर है जो 2-4 रोज़ में इस पे लेवी जो है वो 4 रुपए बढ़ा दी जाएगी और इसका नोटिफिकेशन भी वो कर देंगे। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ आप ये देखें कि बिजली की जो कीमत है वो भी बढ़ रही है और इसके लिए भी CPPA ने लिखा है, नेपरा को दरख्वास्त दी है और उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ गई है, तो हमें FPA दिसंबर के बिलों में लगाने की इजाज़त दी जाए। उधर भी तकरीबन 3-3.5 रुपये FPA लगेगा फ़ी यूनिट तमाम सार्फिन को। तकरीबन ये कोई 24-25 अरब रुपए का तकरीबन इतना 25 से 30 अरब रुपए का ये इम्पैक्ट होगा सार्फिन पे। ज़ाहिर है हम और आपकी जेब में से निकल रहे हैं। सर ये तो बताएं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो जो इस हद तक सर्कुलर डेट है वो कुछ कम हो रहा है या नहीं? ये जो 25-30 अरब रुपए का आप बता रहे हैं अब लोगों से लिए जाएंगे, वो जो 2000 अरब तक सर्कुलर डेट है उसमें कितनी कमी हो रही है? तो पता चले वो भी कोई 1000 अरब पर आ गया है। कोई कमी नहीं हुई उसमें, सर्कुलर डेट में कोई कमी नहीं हुई। फिर ये कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? खड़ा हुआ है और ये FPA होता है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसको कहते हैं। इसमें बताया ये जाता है कि हमने जो बिजली बनाई थी, जिस तरह से मैं एक जुमले में अगर कहूँ कि दिसंबर 21 में 8 अरब 52 करोड़ यूनिट बिजली बनाई गई, जिसकी पैदावारी लागत 73 अरब 84 करोड़ रुपए रही है। यानी कि अगर हम इसको 8 से तकसीम करें 74 को तो हमें पता लगता है कि 9 रुपये 9.02 पैसे जो हैं फ़ी यूनिट पैदावारी लागत है। अब इसको उठा के पैदावारी लागत से आपने आगे ट्रांसमिशन पे भेजना है, उसमें लाइन लॉसेस हैं, उसके बाद आपने डिस्कोस को दी है, डिस्कोस के लाइन लॉसेस हैं, उसकी चोरी है और फिर उसके बाद नॉन बिलिंग में है, फिर ये प्रॉफिट्स भी हैं, कलेक्शन है, फिर पैसे टैक्सेस हैं, उनके पैसे वापस हैं। जाने हैं। यानी कि ये मैं आपको अर्ज़ करूं, हम यूनिट के पैसे दे रहे हैं तकरीबन 13 रुपये, सबसे जो लोएस्ट रेट है वो 13 रुपये कुछ पैसे है और उससे आगे 17 भी है, 20 भी है, 23 भी है, वो तमाम अपने अपने हिसाब से लोग उसके बिल दे रहे हैं। 9 रुपये 9.02 यानी कि 2 टके और 9 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो है वो पैदावारी लागत है इसकी। तो अभी भी मुनाफा, यानी कि गरीब तरीन जो लोग हैं उनसे भी मुनाफा लिया जा रहा है। और इसमें देखें कि 4-6 लोग हैं, इसमें सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है, NTDC है और डिस्कोस हैं, माल कमा रही हैं और धड़ाधड़ आवाम का खून चूस रही हैं और हम उनके फैसिलिटेटर हैं। और उसके बाद फिर भी हम देखते हैं कि जो पैसे लेकर बिजली बनाई, बिजली इसमें FPA क्यों लगता है? गवर्नमेंट अपना फ्यूल देती है इन जैनकोस को कि बिजली बनाएं, सही, फिर भी वो यानी कि फ्यूल भी दिया हुआ है, FPA भी ले रहे हैं। तो ये समझ से बाहर है कि फ्यूल हम देते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हम हैं गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट फ्यूल देती है, बिजली बनवाती है उनसे, फिर भी हम FPA, ये खरीदा हुआ फ्यूल होता है। फिर वही जवाब आ हमारे ऊपर सारे माजी के मुआहदे हैं, 2000 रुपये, ये सर नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर के मुआहदे हैं। ये कहने की बातें हैं, माजी के मुआहदों के ऊपर कभी आप बात करेंगे, माजी के मुआहदों की बात करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त एक आर्गूमेंट है। वो एक जुमले में अगर मैं कहूँ कि जो जितनी चाइनीज़ बिजली कोयले से हमने बनानी थी वो हमने 2018 से 19 में हमने CPEC के सारे यूनिट चलाने थे, वो बिजली उधर डाइवर्ट होनी थी। ये बिजली ज़्यादा थी या कम थी, ये बताएं आप। ये सरप्लस इस वजह से हुई कि आपने आके काम रोक दिया CPEC के ऊपर, जो इकोनॉमिक जोन्स बने थे वो ना बने, वो अब 22 में मुकम्मल हो रहे हैं। अगर 18 में बन जाते तो बिजली उधर चली जाती। इमरान खान साहब जा रहे हैं अब चीन का दौरा करने, वहाँ से भी $3 अरब और इसके अलावा रूस से और कजाकिस्तान से $2 अरब की ML1
मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट जो रेलवे का है कराची से पेशावर तक, उसके लिए $2 अरब उधर से कहा जा रहा है जी, रूस और कजाकिस्तान से फाइनेंसिंग के लिए जा रहे हैं, और $3 अरब चाइना से। सर मुझे इजाज़त दें, सवाल ये है उसामा साहब जी जी जी, सवाल ये है कि ML1 का तो चाइनीज़ ने पैसे देने थे, अब हम काजाकिस्तान और रूस किधर चले गए? सर वो $11 अरब वो कहते हैं हम दे चुके हैं, पहले होते वापस करो। उसामा साहब मसला मुर्दा साहब सही कह रहे हैं। ML1 जो था ये तो गवर्नमेंट खुद शेख रशीद की स्टेटमेंट्स हैं, ये जितने भी मिनिस्टर थे इनकी स्टेटमेंट मौजूद हैं। ये तो CPEC के तहत हमें पैसे आने थे ML1 के, और उसके तहत ये सारा रूट जो था ये बनाना था कि 3 रोया सड़क वो पटरी होगी और आने और जाने की लहदा होगी और ये वो सारा कुछ। अब ये काजाकिस्तान और रशिया की तरफ चले गए हैं, और मेरी जो इतलात है मुझे तो नहीं लग रहा कि पिछले 4 साल में पंजाब में देखें शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में ऑरेंज लाइन, उसके बाद भिक्की पावर प्लांट, उसके बाद कायदम सोलर पार्क, उसके बाद कोल प्रोजेक्ट साहिवाल, उसके बाद आप लाहौर साहिवाल लाहौर सियालकोट मोटरवे, लाहौर से मुल्तान मोटरवे, ये सारी CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा थी जो बनी है। पिछले 4 साल से CPEC का कोई प्रोजेक्ट पंजाब में नहीं लगा। मेरी जो इतलात है उसमें तो कोई नहीं लगा। कोई नया प्रोजेक्ट अगर आपको पता हो कि कौन सा स्टार्ट किया है, मुझे तो नहीं याद। तो वो तो इन्होंने तो आते सारी उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, उनकी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, जिससे चाइनीज़ कंपनियाँ सारी भाग गई हैं, वो पीछे हट गई हैं। वहाँ पर अब मेट्रो मुल्तान जो था वो भी इसी का हिस्सा था, मेट्रो रावलपिंडी जो था वो भी इसी का हिस्सा था। इतने सारे प्रोजेक्ट थे। इस गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा एक प्रोजेक्ट लगाया है, कोई एक मुझे बता दें। उल्टा ये जो CPEC के तहत जो ML1 बननी थी, ये अब मैं हैरान हूँ कि चाइना और सर वो $3 अरब कहा जा रहा है ना चीन से लेने हैं सर, वो कौमी खजाने में रखवाने के लिए, क्योंकि $3 अरब जो पिछले महीने लिए थे सऊदी अरब से वो ख़त्म ही हो गए हैं। 15.9 अरब थे उस वक्त हमारे पास, स्टेट बैंक के पास $3 अरब उनसे लिए, अब फिर $16 अरब पर। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि जी मुझे तो बड़ी शर्म आती है मांगने के लिए, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं लोगों से मांगता फिरता हूँ, और फिर सारी दुनिया से मांग भी रहे हैं। और जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, लाइन लॉसेस को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया उसामा साहब? करप्शन को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट अपने अखराजात जो सर यहाँ पे पंजाब में 50 नई गाड़ियाँ मिनिस्टर्स को लेके दी जा रही हैं, मगर शर्म की बात ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकार कर दिया कि जनाब ये फजूल खर्ची है, 2019 मॉडल की तो पहले गाड़ी है। इसके बावजूद CM ने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो है 46 नई गाड़ियाँ मिनिस्टर को लेके दी हैं। भाई कोई पूछने वाला नहीं है कि यार एक तरफ पैसा कोई नहीं है, कर्ज प्राइम मिनिस्टर कर्जे मांगता फिर रहा है, और जो मिनिस्टर है वो नई गाड़ियों के साथ यशियाँ करती फिर रहे हैं। वो गवर्नमेंट भी सर चलानी उन्होंने सारे फिर गए, तो कौन से जिम्मेदार है? वो पहली मिनिस्टर उनके खिलाफ है कि महंगाई इतनी हो गई है तो उनको चुप कराना है, तो उनको भी तो कोई चीज़ ऐसी देंगे। बहरहाल ये हैरान कुन है, 2019 कोई इतनी पुरानी गाड़ी नहीं होती जनाब, 1-2 साल पुरानी गाड़ी भी अब पसंद नहीं आ रही ऐसे, कमाल है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।